नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के मातम की। कोलंबो में करारी हार को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोना पीटना अभी जारी है। मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स और क्रिकेट फैंस अपनी टीम के खिलाड़ियों को दिन रात कोस रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ढूंढ रहे हैं। अपनी टीम की हार के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस ने टीवी सेट्स तोड़ डाले। कोलंबो में स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस ने मातम मनाया। रो रो कर पूछा, आखिर कब तक इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करें, कब तक ऐसी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते रहें। लोगों ने कहा, अगर ऐसी जिल्लत झेलनी थी, इतनी खराब परफॉर्मेंस करनी थी, तो मोहसिन नकवी भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार क्यों हुए? अगर खेलना ही था तो सलमान आगा को कप्तान क्यों बनाया? बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम में शामिल क्यों किया? पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और शाहीन अफरीदी के फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर उनका बस चलता तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर रखते। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज राजा और तनवीर अहमद जैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की हार पर क्या कहा, यह सुनने लायक है। अब अगर फिर पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होता है तो क्या पाकिस्तान को मैदान में उतरने से पहले हार मान लेनी चाहिए? इस पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस क्या कहते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि मैच में पाकिस्तान की हार के बाद कोलंबो में स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम को किस तरह कोसा। यार हर बार क्यों तकलीफ देते हो यार मुझे, हर बार क्यों दिल तोड़ते हो यार? ये अपनी मोहब्बत का सिला यही देते हो, प्यार का सिला यही देते हो तुम लोग यार। तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करके आता हूँ यार। कभी तो जीतो करो यार। यार हमेशा उम्मीद लगा के आता हूँ और तुम उम्मीद तोड़ दो तो मेरी हमेशा। आज फिर से हार गए यार। कोलंबो में तो पाकिस्तानी फैंस के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के हारते ही सारा गुस्सा टीवी पर उतार दिया। और जैसे ही पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरा, हार्दिक पांड्या ने उस्मान तारिक को क्लीन बोल्ड किया, तो फैंस ने टीवी सेट तोड़ने शुरू कर दिए। ये बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी। ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के रख दी है। असल में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान का इमोशन हाई है। जगह जगह वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए थे। यूट्यूबर्स भी मौके के तलाश में थे, इसलिए कई जगह यूट्यूबर्स ने भी महफिल सजा रखी थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान 61 रन से हारा, पूरी टीम सिर्फ 114 रन पर आउट हो गई, तो जगह जगह टीवी सेट तोड़े गए। लोगों ने अपनी टीम और खिलाड़ियों को कोस कोस कर गुस्सा निकाला। क्या मैं मौजूद हूँ, लड़के मैच देख रहे। हेलो 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 हेलो, ये बर्गर खाते रहे हैं, इन्होंने हरा दिया मैच, हरा दिया। इसको साइड पे रख दो, इसको साइड। इनके मैं इसको तो रख दे। भारत से बुरी तरह पिटने का सदमा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बर्दाश्त नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा, अभी तो टीवी तोड़े हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वापस लौटेंगे तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। बेइज्जती करवाइए, मैं इनके अंदर घुस के फटूंगा, मैं इनके अंदर घुस जाऊंगा, मैं इनकी मारूंगा, मैं इनको जलील कर दूंगा, मैं इनको दफन कर दूंगा, मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, मैंने नहीं छोड़ना। या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने अपना मार लेना, या मैंने आपको मार देना। क्योंकि आप लोग जिस तरह की क्रिकेट आप लोगों ने खेली है ना, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे, 97 पे 9 आउट कर दिए थे।
क्या कोई कंपैरिजन है आपका इंडिया के साथ? खुदा की कसम, इंडियन कमेंटेटर भिगो भिगो के आपके मुंह पे मारे थे, वो काटे नहीं है कि ये इंडिया से अपना कंपैरिजन कर सके। हम लोग करने क्या है दुनिया में? नहीं, हम पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही काम है कि हमने इंडिया से जलील होना है। कब हमें खुशी मिलेगी? कब हमें खुशी मिलेगी भाईजान? इधर ना बिजली आती है, ना हमें गुर्बत से हम लोग मर रहे हैं। एक क्रिकेट बात जेती है कि जी हम लोग क्रिकेट खेल लेंगे या हम क्रिकेट जीत जाएंगे। तूने क्यों वो गंदी शॉट खेली मुझे बताना। सन ऑफ रॉन डॉक्यूमेंट्री वाले बाहर आना, बाहर क्यों खेली तूने? कल T20 वर्ल्ड कप के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया था। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में भारत उसका बाप है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया वंस अगेन। एक और मर्तबा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने हमारे क्रिकेट में बाप होने का सबूत दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 114 के ऊपर 114 कर दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम फेल हुई है, पैथेटिक वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लख दी लानत जाहिलो, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो हरकत तुम लोगों ने की है, पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉयकॉट कर देते, वो बेहतर होता। तुम लोगों ने बॉयकॉट क्यों किया? थूक के चाटा, फिर पहले बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कहा कि हम खेलने को तैयार हैं। खेल लिया। 2 पॉइंट तो इंडिया वाले वैसे ही ले गए। अरे भाई, वो 2 पॉइंट हमसे वैसे ही फ्री में ले गए, हमें बॉयकॉट क्यों नहीं किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जिस तरीके की ये इनिंग खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से, लख दे लानत। सेम रिपीट ऑफ दैट 2024 वर्ल्ड कप। 114, 1 रन आपने ज्यादा किया। वहां 113 बनाए थे, यहाँ 114। हम 120 भी चेज नहीं कर सकते। हमारी औकात 120 की नहीं है और यहां पर इंडिया ने हमें 175 का टारगेट दिया। और इतने गधे और बेवकूफ है हम लोग कि हम इस उम्मीद में बैठे थे कि पाकिस्तान शायद जीत सकता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गालियां कैप्टन सलमान अली आगा को पड़ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सलमान आगा किस आधार पर टीम में है, उनको कप्तान क्यों बनाया गया? मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया है इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। मतलब मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन प्लेयर्स पे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार 8वीं बार भारत से बुरी तरह हारा है। इसलिए पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि टीम इंडिया से हारने की तो आदत हो गई है। अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती तो हैरानी होती। पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन और एंकर ताबिश हाशमी ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तारीफ होनी चाहिए कि बार बार हारने के बाद भी वो पाकिस्तान की टीम से भारत के खिलाफ जीत की उम्मीद लगाते हैं। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये हो, और वही हुआ। अमेरिका ने नमीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी खबरों में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए।
बस ओए बस। क्रिकेट फैंस और जर्नलिस्ट तो इमोशनल हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खेल की बारीकियों के आधार पर पाकिस्तान की टीम को कोसा। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, शकील मुश्ताक, कामरान अकमल से लेकर तनवीर अहमद तक सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने आरोप लगाया कि इस हार के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली, स्टार बैट्समैन बाबर आजम और स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी ही जिम्मेदार हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर उनको फैसला लेना होता तो वो सलमान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तीनों को टीम से निकाल बाहर करते। क्या कहूं और कैसे कहूं। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूं आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हो। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। पाकिस्तान के एक और फॉर्मर कप्तान वसीम अकरम ने भी सलमान अली आगा की कैप्टनसी पर सवाल उठाए। वसीम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें भरोसा हो गया कि अगर यही हाल रहा तो आगे भी इसी तरह हारते रहेंगे। बड़े हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन। और पंजाबी में कहते हैं ना, पुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा में अच्छा लफ्ज यूज। गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए। 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए, क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए। रमीज राजा ने भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। रमीज राजा ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलना था तो फिर बॉयकॉट का फैसला ही बेहतर था। उसी पर अड़े रहते तो कम से कम पाकिस्तान की इज्जत तो बच जाती। जब पता है कि इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रही है और पहले से तय है कि पाकिस्तान जो है वो खड़े होने वाला नहीं है, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, तो फायदा क्या होता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म का? फिर इतनी हाइप, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स, उसके बाद जो है आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे, तो कई लोग तो सही कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए था। फिर बाबर आजम कहना पड़ेगा डिजास्टर एंड नंबर 4 के ऊपर जो शॉट खेली है, वो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि स्लॉग शॉट थी वो, और उस वक्त जरूरत थी नॉर्मल बाबर आजम की इनिंग्स की। शाहीन अफरीदी को सोचना है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर वो 30-30 रन देंगे 2 ओवर्स में और अबरार स्कोर दे देंगे इतने ज्यादा, जिनको खड़ा होना है दोनों को, ये आपके सीनियर प्रोज हैं जो कि आपके मैच विनर्स होने चाहिए थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वजह है कि ये नहीं परफॉर्म करे? कुछ क्या मेंटल ब्लॉक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के एक और फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा कि अब पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की हालत में है ही नहीं, भारत बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं वेरी ऑनेस्ट अगर इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को सम अप करूं तो हम इंडिया से
बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। इसमें कोई हमें जो है ना वो आर नहीं होनी चाहिए मानने में कि हम पीछे रह गए, हमारी डेवलपमेंट पीछे रह गई है, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट एज ए क्रिकेटिंग नेशन हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हैं। उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया है उसको, मैंने पहले बात की कि उन्होंने सेट कर दिया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराना है, तभी हमें कंसिडर किया जाएगा। हमने ये स्टैंडर्ड सेट नहीं किए। पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ भी है। मोहसिन नकवी कल कोलंबो में मैच देखने के लिए स्टेडियम में गए। मैच से पहले उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात की थी, लेकिन मैदान में पाकिस्तान की हालत जब खराब हुई तो मोहसिन नकवी मैच के बीच में ही स्टेडियम छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम का कबाड़ा कर दिया है, क्योंकि उनका फोकस आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुई पाकिस्तान सुपर लीग पर है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी ने कहा कि मोहसिन नकवी खुद सिफारिश से होम मिनिस्टर बने, सिफारिश से पीसीबी के चेयरमैन बने, उसी तरह उन्होंने क्रिकेट टीम में भी खिलाड़ी सिफारिश पर रखे हैं, इसीलिए पाकिस्तान टीम का यह हाल हुआ। मोहसिन नकवी साहब, आपके जानिसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला मोहसिन नकवी साहब ने। जरा मुलाहिजा करें, ये होते हैं बड़े लोग, बड़ी सोचों वाले लोग, बड़े दिमागों वाले लोग, ये होते हैं तारीख साज लोग, ये होते हैं अहद साज लोग। मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सारे खुश हो गए। मोहसिन नकवी साहब ने पहले बाइकआउट किया कि हम T20 वर्ल्ड कप में, शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश इज़हार यकजहती के लिए। बाइकआउट करके बांग्लादेश को खुश कर दिया। फिर कोलंबो जाने का फैसला करके श्रीलंका को खुश कर दिया, और फिर भारत से हार कर भारत को खुश कर दिया। इस वक्त माशाल्लाह मोहसिन नकवी की बदौलत हमारे सारे पड़ोसी हमसे खुश हैं। मोहसिन नकवी साहब मेरिट पे लगे हुए हैं, वजीर दाखिला या चेयरमैन पीसीबी या वजीर आला पंजाब जब लगे थे, निगरान वजीर आला। मोहसिन नकवी साहब ने आगे मेरिट पर लगाया हुआ सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान। उनकी तो T20 में जगह नहीं बनती, और बाकी जो इसमें खेले हैं कितने हैं जो मेरिट पर हैं। मोहसिन नकवी साहब, एक और जिल्लत भरी शिकस्त कबूल हो आपको। आरजू काजमी ने कहा कि जब से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तब से सोर्स, सिफारिश और रिश्तेदारियों वाले खिलाड़ी ही टीम में रखे जाते हैं। नतीजा सबके सामने है, पाकिस्तान भारत से जीतना तो दूर, मुकाबला भी नहीं कर पा रहा। लोग यही कह रहे हैं कि इन्हें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए था, ये थोड़ा परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करते तो शायद लोग इतने ज्यादा अपसेट ना होते जो इस वक्त हैं। और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पीसीबी के चेयरमैन जो है उनका रोल भी है कि उन्होंने जिस तरह से खिलाड़ी आए हमारे, तो उसमें कई अच्छे खिलाड़ी जिनके बताए जा रहे हैं कि वो बाहर रह गए। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल यही बात है, अगर पाकिस्तान में लोगों को मेरिट के ऊपर काम दिया जाए या किसी भी तरह की जिम्मेदारी दी जाए तो शायद बहुत सी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जान पहचान या फिर कह लीजिए कि एक पर्ची सिस्टम जो चला करता है, जो कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मिलता है और कभी गवर्नमेंट से मिलता है, इसी वजह से हर इदारा, हर काम जो है पाकिस्तान में वो गड़बड़ होता चला जा रहा है। और आज हम इस हाल को पहुंच गए कि भारत के साथ जो है वो बिल्कुल भी एक मैच भी जीतने के या कह लीजिए टफ टाइम देने के भी काबिल जो है वो हमारी टीम नहीं रही है। उसमें जाहिर है कि जो टीम में अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको इन्होंने बाहर रखा है, और जो इनके सिफारशी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी कोई तरह की जान पहचान है, उनको इन्होंने टीम में रखा है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं और कई दूसरे भी शामिल हैं। लेकिन अभी सबसे पहले तो उनके ससुर ने ही कह दिया कि इसको निकाल दो। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा तो जायज है। पाकिस्तान के क्रिकेट में सियासत घुस गई है, टीम नाम की कोई चीज नहीं बची, प्लेयर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं, सिलेक्शन में सिफारिश चलती है। क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी टीम को हारता देखकर स्टेडियम छोड़कर भाग गए। जिसकी फितरत ट्रॉफी चुराकर भाग जाने की हो, वो टीम को कैसे खड़ा करेगा। अब पाकिस्तान की टीम इस लायक नहीं बची कि भारत के साथ जब मुकाबला हो तो उसे ग्रेट कॉन्टेस्ट का नाम दिया जाए। पाकिस्तान अभी तो अपनी हार पर हो रहा है, लेकिन हमारे देश में अब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हो रही है। आज से दिल्ली में एआई पर ग्लोबल इंपैक्ट समिट शुरू हुआ। 5 दिन के सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के लोग और कंपनियां भाग ले रही हैं। इस एआई समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा, ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और ऋषि सुनक भी शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रीस, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका और कजाकिस्तान के साथ साथ बोलीविया, गुयाना और सेशल्स के नेता भी शिरकत करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी एआई समिट को एड्रेस करेंगे। इससे पहले फ्रांस और साउथ कोरिया इस तरह के समिट को होस्ट कर चुके हैं। यह पहला मौका है जब ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट किसी विकासशील देश में हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करने वाली सैकड़ों कंपनियों के सीईओ भी इस समिट में दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स शामिल हैं। 5 दिन के समिट के दौरान 500 सेशन होंगे, जिसमें 3000 से ज्यादा स्पीकर्स एआई को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान एआई पर 300 से ज्यादा एग्जीबिशन भी देखने को मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एग्जीबिशन देखने पहुंचे। भारत ने इस बार के एआई समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी है, जिसका मकसद एआई का आम इंसान के हित में इस्तेमाल करने पर जोर देना है। भारत हमेशा से एआई के एथिकल इस्तेमाल पर जोर देता रहा है। इस समिट के दौरान भी भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रगति को दुनिया के सामने रखेगा। ग्लोबल लीडर्स को यह दिखाया जाएगा कि एआई के क्षेत्र में भारत जैसे देश में कितनी संभावनाएं हैं और भारत एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितने डेटा सेंटर्स और कितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर रहा है। भारत में एआई का इस्तेमाल किस कदर गवर्नेंस, हेल्थ, डिफेंस और दूसरे सेक्टर में किया जा रहा है। सबसे जरूरी तो यह है कि एआई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाए। भारी भरकम शब्दों से इसे डिफाइन करके डराया ना जाए। उदाहरण के तौर पर एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, वेलफेयर स्कीम्स की मॉनिटरिंग के लिए, किसानों को वेदर की जानकारी देने के लिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के जरिए किया जाए तो सबका फायदा होगा। फाइनेंस और अकाउंटिंग के कामों में एआई सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी कमाल की है। गोल्डमैन सैक्स ने ये एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज कोडिंग का काम करती थी, अब ये काम भी एआई बड़ी आसानी से कर देता है। इसलिए यह इंश्योर करने की जरूरत है कि एआई की वजह से जॉब्स का लॉस ना हो। एआई ने कुछ क्षेत्रों में तो कमाल का काम किया है। इम्यूनाइजेशन पर एक एआई डिवाइस डेवलप की गई है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रही है। लंदन पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले क्रिमिनल्स पर एआई के जरिए नजर रखी और 1 महीने में 105 क्रिमिनल्स को क्राइम करने से पहले ही दबोच लिया। इसी तरह यूपी की आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी ने एक एआई टूल तैयार किया है जो 20 सेकंड में चेहरे को स्कैन करके सेहत का हाल बता देगा। नेचर मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जिसमें बताया गया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एआई टूल डेवलप किया है जो किसी भी व्यक्ति की 1 दिन की नींद को ऑब्जर्व करेगा और 130 बीमारियों के खतरे के बारे में पहले ही बता देगा। एक बात यह ध्यान देने की है कि एआई सॉफ्टवेयर में भारत काफी पीछे है, इसलिए अब हमारा फोकस हार्डवेयर की तरफ है, डेटा सेंटर्स बनाने पर है और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने पर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई के कंजम्पशन और एआई के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया जा सके। एआई सबके पास हो और सबके लिए हो। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ समाज को बांटने का काम करती है, गुंडे माफिया को सपोर्ट करती है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है। इसीलिए यूपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को बार बार नकारा। योगी आज विधान परिषद में बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान योगी ने
वंदे मातरम का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग यूपी में गाजी जैसे आक्रांताओं के नाम पर मेले का आयोजन करवाते थे, जिनके राज में पर्व त्योहारों पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अब वही लोग वंदे मातरम का भी विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध राष्ट्र के प्रतीकों के खिलाफ बयानबाजी, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया, कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश, जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों के आधार भूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सबने देखा है। योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमले किए। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर पीडीए के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का इल्जाम लगाया। अखिलेश ने कहा कि बड़ी तादाद में फर्जी साइन करके फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के नाम काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश ने एक बूथ का एग्जाम्पल दिया, कहा कि इस बूथ पर जितने वोट काटे गए हैं उनमें 76% पीडीए के वोट हैं और इनमें भी 46% वोट यादव और मुसलमानों के हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां जीती है वहां वोट कटवाए जाएं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का डेटा बीजेपी को मिल रहा है। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1729, लेकिन असली सवाल है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 1,28,000 हैं। ये कौन है, कौन काम कर रहा है एक्सरसाइज में? उसमें बहुत सारे नकली साइन है। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर यह वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। नोटिस मिली है 181, तो जिसमें पीडीए है 76%। मतलब एक बूथ पर जो नोटिस भेजे गए हैं उसमें 76% पीडीए के लोग हैं। ये तमाम सामंतवादी, प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस आरोप का भी जवाब दिया। योगी ने कहा कि फॉर्म 7 को रद्द कराने का प्रोसेस सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2,88,00,000 फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव परेशान है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को सुधर जाना चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। 2,88,00,000 से अधिक लोग
या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए, फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है, तो इन सबको लेकर अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है। उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहां पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग लिस्ट से सिर्फ उन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं जिनकी मौत हो चुकी है या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिनका नाम एक से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में हो, और या वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी एक पार्टी के सपोर्टर्स के वोट काटे जा सके, लेकिन तो भी अगर किसी का नाम गलत तरीके से काटा गया हो तो चुनाव आयोग के सामने पेश होकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसीलिए जिसे भी वोट काटे जाने की शिकायत हो उसे इस प्रोसेस का सहारा लेना चाहिए और चुनाव आयोग को यह इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम न कटे। एसआईआर को लेकर झगड़ा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 EROs को तुरंत सस्पेंड करने और इन सब के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए। इलेक्शन कमीशन के इस आदेश से तृणमूल कांग्रेस के नेता खफा हैं। जिन अफसरों पर चुनाव आयोग का डंडा चला उनमें सैफुर रहमान, नीतीश दास, डालिया रे चौधरी और मुर्शीद आलम, सत्यजीत दास, जयदीप कुंडू और देवाशीष बिस्वास शामिल हैं। ये सारे अफसर एसआईआर के प्रोसेस से जुड़े हैं। इन अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और बंगलार बाड़ी योजना के तहत घर बनाने वाले लोगों को जारी की गई फाइनेंशियल असिस्टेंट के सर्टिफिकेट्स को एसआईआर के लिए लीगल डॉक्यूमेंट माना। इस तरह के दस्तावेजों के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए, जबकि ये दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से जारी एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया। सुकांता मजूमदार ने कहा कि जो अफसर ममता बनर्जी के प्रेशर में गड़बड़ी कर रहे हैं, ये एक्शन उनके लिए चेतावनी है। ऐसे अफसरों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने देखा है इन लोगों ने नियम से बाहर जाकर, एक्ट के बाहर जाकर बिना कारण होते हुए जो वोटर नहीं है उसको इलेक्शन रोल में घुसाने की कोशिश किया है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, एआई से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, ये ईआरओ सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव आयोग के एक्शन को सही बताया। अधीर रंजन ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग जो भी कदम उठाएगा, कांग्रेस उसके साथ है। चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। किसी अधिकारी अगर उनको लगे चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनकी अधिकार है उनको मतलब निलंबित करने की। हमारी तरफ से एक ही मांग है सारे चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए और बंगाल में चुनाव शांति से, सुरक्षा के तहत और हर वैध वोटर
शिरकत ले पाए, कोई असंतुष्ट ना रहे, किसी को वंचित ना किया जाए, इसी मकसद को सामने रखते हुए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब चुनाव आयोग ने बताया था कि सरकारी योजना का सर्टिफिकेट मान्य है और सुनवाई खत्म होने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया। इससे इलेक्शन कमीशन के इरादे साफ हो गए। How many numbers of AEROs are there, and out of that they have come to select only 7. Now law will take its own course, but this is something has to be done because they have heard from the Honorable Supreme Court hard words. Now something has to be done. They are doing. PMAYG is given or Indira Awas Yojana is given. One has to have land, and then only this financial assistance goes to them. Therefore, the certificate of the financial assistance is a proof that the land is there in that name. तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन बात नहीं बनी। ममता चाहते हैं कि किसी भी तरह एसआईआर को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के साथ यह तकरार चुनाव तक लगातार चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी चुनावी माहौल है, लेकिन चुनाव से पहले आज असम कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा सड़क पर आ गया। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने आज सुबह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में भूपेंद्र बोरा ने कहा कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया गया है, चुनाव से पहले उन्हें इग्नोर किया गया और वो इससे आहत हैं। जैसे ही भूपेंद्र बोरा के इस्तीफे की खबर आई तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह घुसपैठियों को सपोर्ट कर रही है, असम के लोगों के हितों के खिलाफ बोल रही है, उसके बाद कोई भी राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। हिमंता ने कहा कि भूपेंद्र बोरा आखिरी हिंदू नेता थे जो कांग्रेस में थे। हिमंता ने कहा कि वो कल भूपेंद्र बोरा से मिलने जाएंगे और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उन्हें सेफ सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. भूपेंद्र बोरा असम के बड़े नेता हैं, 10 साल विधायक रहे, 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन पिछले साल राहुल कांग्रेस ने भूपेंद्र बोरा को हटाकर गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद भूपेंद्र बोरा साइडलाइन होते रहे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र बोरा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई भूपेंद्र बोरा को मनाने के लिए उनके घर गए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी फोन पर बात कराई गई। खड़गे ने भूपेंद्र बोरा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया, उनसे अपने इस्तीफे पर दोबारा विचार करने को कहा। काफी मान मनोबल के बाद भूपेंद्र बोरा भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष रिक्वेस्ट पर वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे, 24 घंटे के बाद तय करेंगे उन्हें क्या करना है। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भूपेंद्र बोरा की नस नस में कांग्रेस है और वो कांग्रेस में ही रहेंगे और चुनाव में कांग्रेस के अभियान को लीड करेंगे। भूपेंद्र बोरा जी हमारे बहुत कांग्रेस पार्टी के, असम कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक बहुत ही वरिष्ठ अंग हैं
और आगे का जो हमारा अभी चुनाव का कैंपेन चल रहा है, चुनाव का प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसको आगे से लीड करेंगे श्री भूपेंद्र बोरा जी। और हमारे उनके हर नस के अंदर कांग्रेस का खून दौड़ता है, डीएनए दौड़ता है। इसलिए जो भी कोई बातें जो भी कर रहा है, जो भी कोई अफवाहें जो उड़ा रहा है, वो सारी झूठी है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी आसाम की जनता के लिए 2026 का चुनाव आसाम की जनता के लिए लड़ेगी। ये मैं आपको निवेदन करता हूं। गौरव गोगोई ने भी भूपेंद्र बोरा को कहा कि अगर किसी बात का दुख हुआ है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। फिर कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भूपेंद्र बोरा कांग्रेसी थे और कांग्रेसी ही रहेंगे। राहुल गांधी जी के साथ भी इनकी बात हुई। दिन में आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी के साथ भी भूपेंद्र बोरा जी की बात हुई है। तो हम सब में जो बेचैनी है और हम सब जो तहे दिल से भूपेंद्र बोरा जी को हमने अपना इस्तीफा पत्र वापस लेने के लिए जो पूरे ताकत से हमने बात को रखा है। भूपेंद्र बोरा जी ने अभी कहा कि उनको कुछ समय चाहिए। हिमंता बिस्वा सर्मा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। लगता है वो भूपेंद्र बोरा पर डोरा डाल चुके हैं, उनको साथ लाने की बात पक्की कर चुके हैं, वरना उनके घर जाने की बात नहीं कहते। जहां तक कांग्रेस की बात है, भूपेंद्र बोरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं को उनकी सुध आई, उनकी इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। अब माफी मांगने से क्या फायदा। आज केरल से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। केरल में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने आज ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसकी हरकतें देखते हुए लगता है कि केरल में कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। केरल में लगातार तीसरी बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनेगी। मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पंचायती राज से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने केरल गए थे। पंचायती राज में ये उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है। राजीव गांधी की सरकार के दौरान पंचायती राज को लेकर संविधान संशोधन कराने में मणिशंकर अय्यर की बड़ी भूमिका रही है। केरल में पंचायती राज को लेकर हुए काम से मणिशंकर अय्यर इतने खुश दिखे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मौजूदगी में कह दिया कि केरल में एक बार फिर उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। It's ironical that the only state of India in which progress has been made in the Gandhiji's direction is the Marxist-Leninist Party of India. So in the presence of the Chief Minister, who I'm sure will be the next Chief Minister, Kerala without a doubt is India's leader in Panchayati Raj. जाहिर मणिशंकर के इस बयान से कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेसी नहीं है, कई साल से कांग्रेस में नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि यही बात कही। केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं और उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर पर्सनल कैपेसिटी में क्या कहते हैं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में नहीं है, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। केरल में फिर पी विजयन की सरकार बनेगी, ये कांग्रेस की नहीं बल्कि उनकी निजी राय है। जैसे ही कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को बाहरी बताया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया। वेणुगोपाल को राउडी नेता बताया और पवन खेड़ा को नालायक। मणिशंकर ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस ने पवन खेड़ा को प्रवक्ता क्यों बना रखा है। जब तक ऐसे प्रवक्ता रहेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like K.C. Venugopal to the level of the Sardar Patel
to Rahul Gandhi. That's all I need to say as an answer. They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. मणिशंकर अय्यर पुराने कांग्रेसी हैं। फॉरेन सर्विस से रिटायर होने के बाद कांग्रेस के मेंबर बने थे। वो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, उनके करीबी थे। जब तक वो मोदी पर बिलो द बेल्ट अटैक करते रहे, कांग्रेस उनको अपना मानती रही। अब उन्होंने राहुल गांधी की चुनाव जीतने की क्षमता पर सवाल उठा दिए, केरल में कांग्रेस की जीत पर डाउट क्रिएट कर दिया। तब कांग्रेस को याद आया कि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है। उड़ीसा से आज एक अच्छी खबर आई। केंद्रपाड़ा जिले की एक आंगनबाड़ी में पिछले 3 महीने से चल रहा जातिगत विवाद आज खत्म हो गया। आज नुआ गांव की आंगनबाड़ी भी खुल गई, बच्चे भी आ गए और दलित कुक के हाथ का बना खाना भी खा लिया। और यह सब हुआ बीजेपी सांसद बैजंत पांडा की पहल पर। दरअसल करीब 3 महीने पहले इस आंगनबाड़ी में दलित लड़की को सहायक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। गांव की ऊंची जाति के लोगों ने इसका विरोध किया, अपने बच्चों को दलित के हाथ से बना खाना खिलाने से मना कर दिया। बच्चों ने आंगनबाड़ी जाना बंद कर दिया, आंगनबाड़ी बंद हो गई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, गांव में जाकर मीटिंग्स की। फिर बीजेपी सांसद बैजंत पांडा खुद नुआ गांव पहुंचे, गांव के लोगों से बात की, लोगों के साथ खुद पंगत में बैठे और दलित कुक के हाथ का बना खाना खाया। गांव के लोगों को भी समझाया, इसका असर हुआ, लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आज 16 बच्चे आंगनबाड़ी पहुंच गए, सभी बच्चों ने पढ़ाई की और दलित कुक के हाथ से बना खाना खाया। 21वीं सदी में छुआछूत की बात हैरान करती है। वैसे भी छुआछूत गैर कानूनी है, इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती। बैजंत पांडा ने इनिशिएटिव लिया, खुद गांव में गए, लोगों को समझाया और छुआछूत की इस बीमारी का इलाज किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को आज दिल्ली हाई कोर्ट से इंटरिम बेल मिल गई है। हालांकि उन्हें जमानत फ्रॉड केस में मेरिट के आधार पर नहीं, भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दी गई है। राजपाल यादव की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि 18 मार्च को अगली सुनवाई के दिन राजपाल यादव या तो खुद अदालत में पेश हों या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ें। हालांकि पैसे देने में आनाकानी करने की वजह से राजपाल यादव को आज भी हाई कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी। हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को आज उधार की एक और किस्त चुकाने को कहा, लेकिन वो 1.5 करोड़ रुपए की एफडी लेकर कोर्ट में गए। इस पर दूसरे पक्ष ने कहा कि एफडी का क्या काम, उन्हें तो अपना पैसा चाहिए। इस पर कोर्ट ने राजपाल यादव को 1.5 घंटे के भीतर 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट करने को कहा। राजपाल यादव की तरफ से यह रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर 25 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया। तब जाकर कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी। राजपाल यादव ने 2010 में अता पता लापता नाम की एक फिल्म बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन उधार नहीं चुकाया। यह रकम बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ हो गई। अदालत के कई बार कहने पर भी जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उन्हें अरेस्ट करके सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया। अब 18 मार्च को अगली सुनवाई में उन्हें बताना होगा कि बाकी बची रकम वो कब और कैसे चुकाएंगे। कोर्ट ने कहा कि आपकी सस्पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जो भतीजी की शादी का एक्सक्यूज लिया था उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम सस्पेंशन दी है। सुबह कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी सस्पेंशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो उन्होंने सुबह वो एक फिक्स डिपॉजिट लाए थे राजपाल यादव जी के नाम का कि मैं आज 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाया हूं। बट मेरा सबमिशन ये था कि ये फिक्स डिपॉजिट तो हम यूज नहीं कर सकते, सो दे हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन आवर अकाउंट। तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करा दिए। कोर्ट को मैंने कंफर्मेशन दे दिया क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए हैं। और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए, कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है
या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं, उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए का। राजपाल यादव के केस से दो बातें सामने आती हैं। एक तो उन्होंने उधार लिया, चुकाने से इनकार किया, कोर्ट को जो कमिटमेंट दिया वो भी पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। दूसरी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी इंसानियत बाकी है। इंडस्ट्री के लोगों ने मदद की और उधार की एक इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए पैसा जुटाया। कोर्ट ने भी सिंपैथेटिक तरीके से फैसला किया और उन्हें इंटरिम बिल पर छोड़ दिया। अब ये जिम्मेदारी राजपाल यादव की है कि वो जल्दी से जल्दी बाकी रकम जमा करवा दें। अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका में खुली मुफ्त के राशन की दुकान। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी पॉली मार्केट ने न्यूयॉर्क में अपना पहला फ्री राशन स्टोर खोला है। स्टोर का इनॉग्रेशन होते ही न्यूयॉर्क में फ्री का राशन लेने वालों की लंबी लाइन लग गई। इस दुकान में सब्जियां, फल, अंडे, पास्ता, चीज और ग्रोसरी के दूसरे सामान मुफ्त में मिलेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल होगा, इसलिए स्टोर खुलने से पहले ही उसके सामने भारी भीड़ लग गई। वैसे तो न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने भी न्यूयॉर्क की जनता को सस्ता राशन सरकारी दुकानों के जरिए दिलवाने का वादा किया है, लेकिन पॉली मार्केट ने जो फ्री राशन स्टोर खोला है वो असल में एक मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि उसकी राइवल कंपनी ने ज्यादा ग्राहक जुटाने के लिए लोगों को किराने का सामान खरीदने के लिए $50 के कूपन देने शुरू किए। उसी के बाद पॉली मार्केट ने फ्री में राशन बांटने के लिए स्टोर खोल दिया। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों कल 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैक्रों की मीटिंग होगी। यूपी में फॉर्म 7 के मिसयूज की शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे। कल बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होगा। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कल से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं के 46 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। आज की बात में इतना ही।